नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 103 के चैप्टर नंबर 7 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा उत्तर भारत में उत्तर गुप्त राज्य। इससे पहले 6 चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात ये करने जा रहे हैं कि जब भारत में उत्तर गुप्त काल चल रहा था तो उस दौरान कौन कौन सी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था। इसे थोड़ा सा और आसान करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि गुप्त काल में जो अंतिम गुप्त राजा था, जो एक अंतिम महत्वपूर्ण गुप्त राजा था, उसका नाम क्या था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं आया गुप्त काल में जो कि एक मजबूत राजा हो, जो कि एक ऐसा राजा हो जो कि पूरे के पूरे भारत को एकजुट कर सके। तो ऐसे में कोई भी एक ना केंद्रीय सत्ता भारत में नहीं थी, और जब कोई एक भी केंद्रीय सत्ता भारत में नहीं थी तो यही मौका था छोटी छोटी रियासतों के राजाओं के पास कि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकें। इतनी बात क्लियर है? यानी कि अंतिम महत्वपूर्ण गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद जितने भी गुप्तकालीन राजा हुए वो उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे, उनका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था। परिणाम ये हुआ कि छोटी छोटी सत्ताओं ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने आप को गुप्त राजाओं से स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र रूप से वो लोग अपना अपना शासन करने लगे। इस चैप्टर में हम उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने शुरुआत में तो गुप्तों के अधीन अपना शासन शुरू किया था, लेकिन आगे चलकर जब गुप्तकालीन राजा अयोग्य हो गए, स्कंदगुप्त के बाद कोई भी एक बड़ा राजा नहीं हुआ, तो ऐसे में इन लोगों के पास मौका था कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकें। और ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं कन्नौज के मौखरी वंश के बारे में, थानेश्वर के पुष्यभूति के बारे में, और ऐसे ही वल्लभी के मैत्रक के बारे में। तो ऐसे में जो भारत में ये छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियाँ अपना सर उठा रही हैं, उसका कारण यही है कि भारत में कोई भी एक ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं है जो कि पूरे के पूरे भारत की राजनीति को कंट्रोल कर सके, और ऐसे में किसी प्रभावशाली राजनीति का ना होना ही इन छोटी छोटी शक्तियों के सर उठाने का कारण था। तो क्षेत्रीय शक्तियों की बात करें तो उत्तर गुप्त काल में जो विशिष्ट रियासतें थीं उनमें से थे मैत्रक, कलचुरी, मौखरी, बाद के गुप्त। इसी प्रकार से नेपाल, बंगाल, असम और उड़ीसा के राज्य भी इसी प्रकार से थे जिन्होंने अपनी छोटी छोटी सत्ताएं स्थापित की। इसके अलावा कश्मीर, थानेश्वर और दक्षिणी कलिंग भी राज्य जो थे ये भी बहुत शक्तिशाली थे। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड तक छोटी छोटी बहुत सारी राजनीतिक सत्ताएं भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से शासन कर रही होंगी। तो ये बात आपको पता चल गई। अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है कि गुप्त काल का शासन भारत में चल रहा है और स्कंदगुप्त के बाद कोई भी एक भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जो कि पूरे के पूरे तरीके से क्षेत्र को अपने अंतर्गत राजनीति के तहत शासन कर सके। ऐसे में क्या हुआ, जो जितने भी छोटे छोटे राजा थे इन लोगों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करनी शुरू कर दी। उन्हें लगने लगा यही उनके पास मौका है जहां पर वो अपने स्वतंत्र सत्ता का उपभोग कर सकते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जिनमें से सबसे पहले हैं वल्लभी के मैत्रक। तो वल्लभी के मैत्रक की बात अगर आप करोगे तो ये माना जाता है जो वल्लभी में मैत्रक वंश था ये शुरुआत में गुप्तों के अधीन था और इसने बड़े पैमाने पर भूदान दिया था। 502 सीई का एक अभिलेख मिला है जिससे हमें ये पता चलता है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर भूमिदान होता था, और यहाँ के जो महाराजा थे द्रोण सिंह वो सबसे ज़्यादा उन्होंने भूमिदान किया था। हालांकि वल्लभी के जो मैत्रक हैं इनके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं, इनके बारे में इतने ज़्यादा अभिलेखों से पता नहीं चलता है, इतने ज़्यादा शास्त्रों से पता नहीं चलता है। तो ऐसे में इनकी जो जानकारी हैं वो थोड़ी सी क्या हैं, कम हैं। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना, जो वल्लभी के जो मैत्रक हैं यानी गुप्त साम्राज्य के अवशेषों से उभरे राज्यों में से एक कौन थे? वल्लभी के मैत्रक थे। और ये शुरुआत में किसके अधीन कार्य कर रहे थे? गुप्तों के अधीन। लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। वल्लभी राज्य की सीमाओं के बारे में ज़्यादा नहीं पता इतिहासकारों को, तो इसलिए वो लिखते हैं कि वल्लभी राज्य की सीमाएं कैसी थी? अनिश्चित थी। इतना ही नहीं, हाँ, कुछ भूदान के बारे में पता चला है। जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, महाराजा द्रोण सिंह द्वारा बड़े पैमाने पर भूदान किया गया था और ये माना गया कि वल्लभी उनकी राजधानी थी। इस परिवार से संबंधित बहुत सारे अभिलेखों के बारे में पता चला है, लेकिन फिर भी उनके इतिहास का महत्व बहुत कम है। क्योंकि देखो भाई, अभिलेख क्या हैं? तो प्राचीन काल में पत्थरों पर, धातु पर जो लेख पाए गए वो अभिलेख हैं। लेकिन अभिलेख महत्व वाले जब होते हैं जब उस पर राजनीतिक सीमाओं के बारे में पता चल पाए, राजा ने जनता के लिए क्या कार्य किया है ये पता चल पाए। लेकिन जो वल्लभी के मैत्रकों के जो अभिलेख मिले हैं उनका ऐतिहासिक महत्व इतना ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से ना इतिहासकारों को मैत्रक के विषय में ज़्यादा जानकारियाँ भी नहीं मिली हैं। एक राजा था इनका ध्रुवसेन।
तो ध्रुव सेन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ मिली हैं। उनके 16 अभिलेख मिले हैं, लेकिन उन अभिलेखों से बस ये पता चलता है कि इसमें ना भूदान किया जाता था, यानी कि भूमिदान बड़े पैमाने पर किया जाता था। लेकिन इतिहास के महत्व की एक भी घटनाओं का उल्लेख नहीं है। इन अभिलेखों से हमें ना सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। बस इतना पता चलता है कि आगे चलकर उनका छोटा पुत्र जो धरपट्ट था वो उत्तराधिकारी बना। इसके बाद जो पुत्र था ध्रुवसेन हुआ। तो ऐसा बहुत सारे जो अभिलेख वहाँ पर मिले हैं, उससे हमें यहाँ के राजाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। जैसे कि चीनी यात्री हेन सांग ने शैलादित्य नामक एक शासक का उल्लेख किया था। तो ये माना जाता है कि उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन ये सब अतिशयोक्तियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा ये माना जाता है कि वल्लभी के मैत्रकों ने बौद्ध धर्म को थोड़ा सा संरक्षण दिया होगा, बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया होगा और समय समय पर बौद्ध सभाओं का आयोजन किया होगा, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वल्लभी के जो मैत्रक हैं, इनकी जो धार्मिक व्यवस्था थी वो बौद्ध धर्म के प्रति क्या थी, बहुत ही ज़्यादा शालीन थी। तो अगर आपसे वल्लभी के मैत्रकों के बारे में पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे भाई? तो सबसे पहले आप बताओगे कि वल्लभी के मैत्रक शुरुआत में गुप्तों के अधीन कार्य कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ऐसा उनके भूदान के अभिलेखों से पता चलता है। हालांकि इनके इतिहास के बारे में ज़्यादा कोई जानकारियाँ नहीं है, बस ये पता चलता है कि इनमें कुछ राजा जैसे राजा द्रोण सिंह, राजा ध्रुवसेन और उनका पुत्र धरपट्ट, ये कुछ योग्य राजा थे जिनके बारे में इतिहास में जानकारी मिली है। इसके अलावा जो चीनी यात्री था हेनसांग, ये बताता है कि ये लोगों ने बौद्ध धर्म को क्या करा था, समर्थन दिया था और बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म की जो संगतियाँ थी उनका भी आयोजन करवाया था, यानी कि बौद्ध सभाओं का भी आयोजन करवाया था, जिससे पता चलता है कि वल्लभी के जो मैत्रक थे इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि वल्लभी के मैत्रक कौन थे। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कन्नौज के मौखरी के बारे में, यानी कि जिस प्रकार से वल्लभ में मैत्रक शासन कर रहे थे, उसी प्रकार से कन्नौज में कौन शासन कर रहा था? तो कन्नौज में शासन कर रहे थे मौखरी वंश। तो मौखरियों की बात की जाए तो मौखरियों का कन्नौज के चारों ओर पश्चिमी गंगा के जितने भी मैदान थे उसके आसपास के क्षेत्रों पर किसका अधिकार था? मौखरियों का। मौखरी भी पहले पता है क्या थे? अधीनस्थ शासक थे। इन्होंने भी गुप्तों के अधीन शासन किया था। पहले गुप्त काल के दौरान ये कुछ बड़े बड़े पदों पर थे और आगे चलकर इन्होंने अपनी सत्ता इकट्ठी करी, शक्ति इकट्ठी करी, और जब इन्होंने देखा कि गुप्त काल के जो राजा हैं वो कमज़ोर हैं, तो इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर इन्होंने पता है क्या करा? इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने नाम के आगे महाराज से महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण कर ली, जिससे पता चलता है उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो अब तक बात इतनी सी है कि कन्नौज में मौखरी वंश का शासन चल रहा था और ये भी पहले गुप्तों के क्या थे? अधीन थे। और इन्होंने कैसी उपाधियां धारण करी? महाराजा अधिराज जैसी उपाधियां धारण करी। जिस प्रकार से गुप्त काल के जो बड़े बड़े राजा थे वो उपाधियां धारण करते थे, उसी प्रकार की उपाधियां इन्होंने भी धारण करी। मौखरी की बात की जाए तो मौखरी एक प्राचीन वंश का नाम है और मौखरियों के बारे में जो हमें पता चलता है वो ऋषि पतंजलि की रचनाओं से पता चलता है। ऋषि पतंजलि ने अपने लेखों में मौखरी वंश का उल्लेख किया था। ये माना जाता है कि 5वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने शासन किया होगा। जैसे कि जो राजा हर्षवर्धन है उसके शिलालेखों से भी हमें कन्नौज के मौखरियों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा ये माना जाता है कि मौखरियों का जो युद्ध है वो यशोवर्मन से हुआ होगा। मौखरियों की बात की जाए तो इन्होंने अपने आप को अश्वपति के वंशज होने का दावा किया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका वर्णन आपको महाभारत में भी मिलेगा। महाभारत में मद्रास में, केंद्रीय पंजाब में अश्वपति शासक जो है वो शासन करते थे और इन मौखरियों ने अपने आप को इन्हीं अश्वपति राजाओं से जोड़ा कि हम अश्वपति राजाओं के क्या हैं? वंशज हैं। इसके अलावा कुछ जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं खुदाइयों के दौरान, उससे पता चलता है कि मौखरी उत्तर भारत में बहुत प्राचीन समय से ही फैले हुए थे, लेकिन इस दौरान इन्होंने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया। इसके अलावा नागार्जुन की पहाड़ियों से, बराबर की पहाड़ियों से जितने भी शिलालेख मिले हैं उससे हमें मौखरियों के 3 वंशों के बारे में पता चलता है। यजवर्मन, उनका पुत्र सरदुला वर्मन और उसका पुत्र अनंत वर्मन, ये सब पहले गुप्तों के सामंत थे और आगे चलकर इन्हें सामंती उपाधियां भी दी गई। बहुत सारे मोहरों और शिलालेखों से पता चलता है कि चाहे यजवर्मन हो, चाहे सरदुला वर्मन हो, चाहे अनंत वर्मन हो, ये सब गुप्तकालीन क्या थे? सामंत थे। सिर्फ ज़मीनों से करों की उगाही करते थे और आगे चलकर इन लोगों ने अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। और बहुत सारे हमें जो मोहरें मिली हैं उससे हमें यहाँ के राजाओं के बारे में पता चला है, जैसे महाराजा हरिवर्मन, महाराजा आदित्य वर्मन, महाराजा ईश्वर वर्मन, महाराजाधिराज ईशान वर्मन, महाराजाधिराज सर्ववर्मन, महाराजाधिराज अवंती वर्मन।
अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है। उत्तर भारत में गंगा के तटीय मैदानों पर किसका अधिकार था? मौखरी वंश का अधिकार था। और ये पहले गुप्तों के क्या थे? अधीन थे। गुप्तों के पहले ये सामंत थे, और आगे चलकर गुप्त काल की कमजोरियों का फायदा उठाकर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और बड़ी बड़ी उपाधियां अपने नाम के आगे लगानी शुरू कर दी, जैसे महाराजा अधिराज। अगर आप ऋषि पतंजलि की रचनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसा कि इतिहासकारों ने ऋषि पतंजलि की रचनाओं का अध्ययन किया, प्राचीन लेखों का अध्ययन किया, बहुत सारे जो शिलालेख और अभिलेख मिले हैं, पुरातात्विक खुदाई से जो मोहरें मिली हैं, इन सभी से ये पता चलता है जो कन्नौज के मौखरी हैं, ये कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। ये प्राचीन काल से ही बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। जैसा कि हमें प्राचीन शिलालेखों से पता भी चलता है कि ये गुप्तकालीन सामंत थे, और कुछ मोहरों से हमें इनके कुछ राजाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो कन्नौज के मौखरियों के बारे में आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम पूरी पूरी जो ये बुक है इसकी सीरीज़ कंप्लीट करवा सकें और आपका समर्थन हमें मिल सके। अब देखो, इतना तो हमें पता चल गया कि कन्नौज में किसका शासन है? मौखरियों का। आज का जो उत्तर प्रदेश है वो उनके शासन का प्रमुख केंद्र था, उसके आसपास के क्षेत्रों पर वो शासन कर रहे थे, और कुछ हद तक जो आज का बिहार है और उस समय का जो मगध था उसके भाग पर भी इन्होंने शासन किया था, ऐसा माना जाता है। इनका जो आधिपत्य है वो सतलुज नदी तक फैला था। हालांकि इतने ज़्यादा हमें सबूत नहीं मिले हैं, इतने ज़्यादा साक्ष्य इतिहासकारों को नहीं मिले हैं कि इन्होंने इतने बड़े क्षेत्र पर शासन किया होगा। लेकिन इतना तो पक्का है कि कन्नौज जो था ये मौखरी राज्य की राजधानी था, और जब मौखरियों में अवंती वर्मन और उसका पुत्र शासन कर रहा था, तो उस दौरान तो पक्का यहाँ की राजधानी कन्नौज ही होगी। जैसा कि वहाँ की उपाधियों से, राजाओं द्वारा ली गई उपाधियों से ये बात पता चलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कन्नौज के मौखरियों को शासन करने का अवसर कैसे मिला, तो आप बताओगे गुप्त साम्राज्य अपने पतन की ओर था। गुप्त साम्राज्य में कमजोर उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। परिणामतः क्या हुआ? परिणामतः इन लोगों ने, किन्होंने? कन्नौज के मौखरियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कुछ अभिलेख हमें ये बताते हैं कि जो एक मौखरी राजा था जिसका नाम था ईशान वर्मन। ईशान वर्मन ने, ये माना जाता है, गौड़ों को हराया था, गुलिकों को हराया था और आंध्रों को हराया था, जिससे पता चलता है कि ईशान वर्मन ने एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया होगा और आसपास के क्षेत्रों पर उसने पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित किया होगा। ये भी माना जाता है जो ईशान वर्मन राजा था, इसने अपने परिवार में पहला ऐसा राजा था, इसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करी और इसने सिक्के भी चलाए। इसी प्रकार से मौखरियों की शक्तियों को चुनौती आगे चलकर कुछ गुप्त राजा देंगे, क्योंकि देखो, जब आप किसी वंश से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करोगे तो वो वंश आपका सबसे पहला ही शत्रु होगा। ऐसे में जो अंतिम गुप्त शासक थे, इस समय अवधि में उन्होंने मौखरियों की शक्ति को चुनौती दी और बड़े पैमाने पर मौखरियों का और गुप्त राजाओं का युद्ध हुआ था। मौखरी शासक ईशान वर्मन ने कुमार गुप्त से युद्ध किया होगा, दामोदर गुप्त से युद्ध किया होगा, और ये माना जाता है ईशान वर्मन इन युद्ध में हार गया था। आगे चलकर ईशान वर्मन का जो पुत्र था सरोवर्मन, इसने गुप्त शासक दामोदर गुप्त को हराया है, ऐसा कुछ पता चलता है। हालांकि मौखरियों के विषय में ईशान वर्मन के बाद जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक किताब है हर्षचरित, और इस किताब को लिखा है बाण भट्ट ने। इसमें थोड़ा सा मौखरियों के बारे में पता चलता है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि गुप्तकालीन शक्तियों की कमजोरी का फायदा उठाकर इन शासकों का उदय हुआ। इन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन भी किया। हालांकि ज़्यादा शासक इसमें नहीं हुए। कुल मिलाकर 5 या 6 ही राजा ऐसे थे जिन्होंने एक शक्तिशाली तरीके से शासन किया, और जिनमें से ईशान वर्मन का नाम सबसे ज़्यादा बड़ा है और उसके पुत्र सरवर्मन का नाम और भी बड़ा है। ईशान वर्मन और उसके पुत्र सरवर्मन की बात करो और फिर उसके पुत्र अवंती वर्मन की बात करो, तो ये सब शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। टाइम पीरियड की बात करोगे तो ईशान वर्मन ने 550 से लेकर 500 सीई के बीच में शासन किया होगा, सरवर्मन ने 576 से 580 सीई के बीच में शासन किया होगा, और अवंती वर्मन ने 580 से 600 के बीच में शासन किया होगा। हालांकि अवंती वर्मन के बारे बाद जितने भी उत्तराधिकारी रहे हैं, इनके बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। आई होप सो चीज़ आपको समझ में आ रही हैं। ईशान वर्मन, सरवर्मन और अवंती वर्मन में जो मुद्राएं मिली हैं, उन मुद्राओं से हमें इस डेट के बारे में पता चलता है कि इन्होंने किस टाइम पर शासन किया होगा। अंतिम मौखरी शासक की बात करें तो अंतिम मौखरी शासक गृहवर्मन था, जिसका विवाह राजा हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री के साथ होगा, जो कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि मौखरी एक इतनी ताकतवर सत्ता थी जो कि राजा हर्षवर्धन के परिवार से जुड़ेगी।
तो वल्लभी में किसका शासन था? मैत्रकों का। और कन्नौज में किसका शासन था? मौखरियों का। मौखरियों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये मैत्रक से ज़्यादा प्रभावशाली थे और इन्होंने एक बड़े साम्राज्य पर शासन भी किया था। हालांकि दोनों की सिमिलरिटी ये है, चाहे हम मैत्रकों की बात करें और चाहे हम मौखरियों की बात करें, ये दोनों ही गुप्तों के सबसे पहले अधीन थे। आगे चैप्टर में एक छोटा सा पैराग्राफ हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। हालांकि हर्षवर्धन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ये चैप्टर 8 में बताई जाएगी। तो दिल्ली के उत्तर में थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का शासन चल रहा था और आगे चलकर राजा हर्षवर्धन एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा, जिसके बारे में वर्णन चैप्टर नंबर 8 में किया जाएगा। ऐसा खुद ये पैराग्राफ कह रहा है। इस चैप्टर में आपको हर्षवर्धन के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। आगे चैप्टर में मगध के परवर्ती और उत्तर गुप्त राजाओं के बारे में बताया जाएगा, कन्नौज के यशोध वर्मन के बारे में बताया जाएगा और कश्मीर के बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद उत्तर गुप्त काल की प्रकृति कैसी थी, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो इन सभी विषयों पर जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 में। आई होप सो चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर आई हैं। तो मगध के परवर्ती राजाओं और उत्तर गुप्त राजाओं के बारे में, कन्नौज के यशोध वर्मन के बारे में और इसके साथ साथ कश्मीर के बारे में जो थोड़ा सा इतिहास यहाँ पर बताया गया है, उसकी चर्चा इस चैप्टर के हम पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।